बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 78 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 79 मुलाहिजा फरमाएं। शारक बाऊ नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या इस तरह फैसलाबाद में दाखिल होना हमारे लिए खतरनाक नहीं होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ, शारक ने जवाब दिया। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से इस बस को छोड़कर सरगोदा वाली बस पर बैठ जाएं और सरगोदा से लाहौर का रुख करें, लेकिन मेरे पास एक तजवीज है। नौलखा बोला। क्या? शारक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। क्यों ना हम 1-2 दिन जंग में रुककर सूरत-ए-हाल का जायजा ले लें? नौलखे ने जवाब दिया। यहाँ जीजा शटली मौजूद है, वो अपना शागिर्द है, 1-2 दिन तो हम उसके मेहमान रह सकते हैं। जीजा शटली भरोसे का आदमी है? शारक ने पूछा। 16 आने, नौलखे ने जवाब दिया। इससे हमें फैसलाबाद के हालात का पता चल जाएगा, तो फिर चलो, शारक ने कहा और मुड़कर बस की तरफ देखने लगा। बस से कुछ मुसाफिर उतर चुके थे और कुछ नए मुसाफिर बैठे थे। शारक के ख्याल में कंडक्टर को उनकी अदम मौजूदगी का पता उसी वक्त चलेगा जब बस चलने वाली होगी। सफर में उनका पूरे दिन का साथ रहा था और कंडक्टर जानता था कि वो फैसलाबाद के मुसाफिर थे। रवानगी के वक्त उन्हें बस में ना पाकर उसे तशवीश तो होगी, लेकिन शायद वो ज्यादा परवाह नहीं करेगा। वो लोग कुछ दूर जाकर एक तांगे में बैठ गए। शारिक ने तांगे वाले को पता बता दिया और तांगे वाले ने घोड़े को हाँक दिया। वो बड़ा मरियल से घोड़ा था, बड़ी मुश्किल से तांगे को खींच रहा था। बिलाकर आधे घंटे बाद वो लोग तांगा रुकवा कर एक जगह उतर गए। ये शहर का मरकजी इलाका था। बाजारों में बड़ी रौनक और चहल पहल थी। वो लोगों से बचते हुए चलते रहे और फिर वो लोग जैसे ही एक बगली गली में मुड़े, एक आदमी अचानक उनके सामने आ गया। नौलखा उस शख्स को देखकर इस तरह रुक गया जैसे उस जमीन ने उसके पैर पकड़ लिए हों। वो शख्स भी अजीब सी नजरों से उनकी तरफ देखता रहा, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। और फिर अचानक ही बड़ी फुर्ती से उसने पिस्तौल निकाल लिया। वो चारों उसके पिस्तौल की जद में थे। शारिक ने भी उस शख्स को पहचान लिया और उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो फैसलाबाद पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर था। क्या बात है मिस्टर? शारिक ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। कौन हो तुम और ये पिस्तौल, इसका क्या मतलब है? क्या चाहते हो तुम? मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक न एक रोज कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। उस शख्स ने बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए कहा। तुम लोग शायद मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं भूला। मैं फैसलाबाद पुलिस का सब इंस्पेक्टर मलिक हफीज हूँ। आखिरी दिनों में तुम लोगों का केस मेरे ही पास था, लेकिन तुम लोग धोखा देकर फरार होने में कामयाब हो गए थे। अगर उस रोज मैं सिर्फ 1 घंटा पहले तारकबाद वाली कोठी पर पहुंच जाता तो तुम लोगों को भागने का मौका नहीं मिल सकता था। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज तवील अरसे बाद तुम लोग मेरे सामने आ गए। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, शारिक ने कहा। वो दिल में उसकी यादाश्त की तारीफ किए बगैर ना रह सका। हम वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, गलत फहमी। सब इंस्पेक्टर हफीज मुस्कुराया। मैं नौलखे को कैसे बोल सकता हूँ? और फिर प्रोफेसर समीना ऐसी चीज तो नहीं कि उसे आसानी से बुलाया जा सके। और ये लड़की, उसने शाहपरी की तरफ देखा, शायद तुम्हारे गैंग में नया इजाफा है। शारिक ने कनकियों से इधर उधर देखा। वो गली में तकरीबन 10 गज अंदर की तरफ थे। बाजार में लोगों की आमदोरफ्त थी, लेकिन इत्तफाक से इसी दौरान इस तरफ कोई नहीं आया था। ए रुको! शारिक सब इंस्पेक्टर के पीछे देखते हुए चीखा। सब इंस्पेक्टर तेजी से पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। वो शारिक के जान से में आ गया। शारिक ने इस मौके से फायदा उठाते हुए बड़ी फुर्ती से उस पर छलांग लगा दी और पलक झपकने की देर में सब इंस्पेक्टर का पिस्तौल उसके हाथ में था। और मेरी यादाश्त भी इतनी कमजोर नहीं कि तुम्हें पहचान ना सकूं मलिक हफीज, शारिक ने उसे पिस्तौल की जद पर लेते हुए कहा। तुमसे इस तरह गैर मुतवक्को तौर पर आमना सामना होना बदकिस्मती है, हमारी नहीं तुम्हारी। अब ऐसा करो कि तुम दोस्तों की तरह हमारे साथ चलते रहो, और अगर तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो बिला दरीक गोली मार दूंगा। वापस मुड़ो और गली में चलते रहो। मलिक हफीज का चेहरा धुआं हो गया। उसे तवक्को नहीं थी कि बाजी इस तरह पलट जाएगी। मुझसे गलती हो गई। वो अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला। मुझे तुम लोगों को देखकर इस तरह रोकना नहीं चाहिए था। वक्त का तकादा तो ये था कि मैं खामोशी से तुम लोगों का ताकुब करता और तुम लोगों का ठिकाना मालूम करने के बाद मुकामी पुलिस के साथ रेड करता। फिर तुम लोग बच ना सकते। गलतियां इंसान ही से होती हैं और उनका खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है, शारिक ने कहा। बहरहाल अब चल पड़ो, यहाँ खड़े मशकूक से लग रहे हो। मलिक हफीज मुड़कर गली में चलने लगा। शारिक और नौलखा उसके दाएं बाएं हो गए। शारिक ने पिस्तौल उसके पहलू से लगा रखा था। समीना और शाहपरी उनके पीछे चल रही थी। वो लोग मुख्तलिफ गलियों में चलते रहे। रास्ते में कुछ लोग भी मिले थे, मगर किसी को शुबा भी नहीं हो सका था कि एक शख्स को पिस्तौल की जद पर उसकी मर्जी के खिलाफ ले जाया जा रहा है। जैसे कोई राहगीर करीब आता, वो लोग इस तरह बातें करने लगते जैसे गहरे दोस्तों। वो एक नीम तारीख गली में मुड़ गए। चंद गज का फासला तय करने के बाद वो एक मकान के सामने रुक गए। नौलखे ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। तकरीबन 2 मिनट बाद ही दरवाजा खुल गया और एक मजहूल सा शख्स दिखाई दिया। उसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। बिल्कुल दुबला पतला फाका दादा चेहरा, बड़ा हुआ शेव और मैले से कपड़े। वो जीजा शिटली था।
कौन हो भाई तुम लोग, किससे मिलना है और क्या काम है? उसने बारी बारी इनकी तरफ देखते हुए पूछा। बाहर गली में अंधेरा होने की वजह से वो नौलखे को पहचान नहीं सका था। ओए मैं हूँ जीजे नौलखा, नौलखे ने आगे बढ़ते हुए कहा। रास्ते से हटो, हमें अंदर तो आने दो। उस्ताद नौलखा, जीजे के लहजे में हैरत थी। बिस्मिल्लाह सत बिस्मिल्लाह, आओ आओ अंदर आओ उस्ताद, पर मैंने तो सुना था कि तुम वो कहानी अंदर आकर सुनाऊंगा, गली में खड़े खड़े नहीं बता सकता। नौलखे ने उसकी बात काट दी। जीजा दरवाजे से एक तरफ हट गया। वो लोग अंदर आ गए। शारिक ने पिस्तौल अब भी मलक हफीज के पहलू से लगा रखा था। जीजे ने दरवाजा बंद कर दिया और मुड़कर उनके आगे चलने लगा। यह मकान 3 कमरों पर मुश्तमिल था। 2 कमरे एक तरफ थे और एक तरफ। तीनों कमरे के सामने बरामदा था। सेन भी खासा बड़ा था। एक तरफ पानी का ड्रम पड़ा हुआ था, जिसके करीब ही बाल्टी और एक लोटा भी रखा हुआ था। उसके आगे बैतल खला था और उसके सामने टाट का पर्दा पड़ा हुआ था। जीजा उन्हें एक कमरे में ले गया जहां फर्श पर नीले रंग की दरी बिछी हुई थी। रेगजीन का एक बगैर हत्थे वाला पुराना सा सोफा सेट था और प्लास्टिक तार की बनी हुई 6-7 कुर्सियां रखी हुई थी। ये सोफा सेट और कुर्सियां गालबन किसी बारगेनिंग सेंटर से खरीदी गई थी। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है उस्ताद नौलखे, तुम तो। जीजा कहते कहते खामोश हो गया और हैरान नजरों से शारिक के हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल की तरफ देखने लगा जो उसने मलक हफीज के पहलू से लगा रखा था। फिर वो मलक हफीज की तरफ देखने लगा। उस्ताद नौलखे, वो नौलखे की तरफ देखते हुए बोला, ये कौन लोग हैं और ये पिस्तौल? ये मेरा सज्जन है। नौलखे ने शारिक की तरफ इशारा किया। बल्कि मेरा उस्ताद है शारिक बाऊ और ये पुलिस का बंदा है। यहाँ आते इसने हमें शिकार करने की कोशिश की थी मगर खुद ही शिकार हो गया। शारिक बाऊ? जीजे के लहजे में हैरत थी। बड़ा नाम सुना है उस्ताद शारिक बाऊ तुम्हारा, आज तुम्हारे दर्शन भी हो गए। मगर उस्ताद नौलखे, वो एक बार फिर नौलखे की तरफ घूम गया। तुम इतने अरसे से कहाँ गायब थे और ये सब क्या किस्सा है और ये बीबियां कौन है? सारी कहानी तो मैं बाद में सुनाऊंगा, पहले किसी रस्सी का बंदोबस्त करो। नौलखे ने कहा। रस्सी अभी लाता हूँ उस्ताद। जीजा उनकी तरफ देखता हुआ बाहर निकल गया। तुम लोग बहुत पछताओगे, सब इंस्पेक्टर मलक हफीज ने गर्दन घुमाकर शारिक की तरफ देखते हुए कहा। आज तक कोई मुजरिम कानून की गिरफ्त से बचकर नहीं निकल सका। अगर तुम अब तक बचे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कानून तुम्हारे मामले में बेबस हो गया है। एक न एक दिन, फिलहाल तो तुम बेबस हो। शारिक ने उसकी बात काट दी। लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता, बस जरा तुम्हें अपना मेहमान बनाकर रखना चाहता हूँ। मलक हफीज कोई जवाब देना चाहता था कि जीजा 2-3 रस्सियां लेकर कमरे में दाखिल हुआ। शारिक ने मलक हफीज को धक्का देकर कमरे के वश में पहुंचा दिया। नौलखे ने उसके हाथ पुष्ट पर बांध दी और उसकी टांग पर घुटने के पिछले हिस्से पर हल्की सी ठोकर मारी। मलक हफीज लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। नौलखा उसकी टांगों पर बैठ के और जीजे को इशारा किया। जीजे ने बड़ी फुर्ती से उसके दोनों पैर भी बांध दिए थे। इसके मुंह में भी कपड़ा ठोंस दो और इसे दूसरे कमरे में डाल आओ, जरा जल्दी करो, तुमसे कुछ बातें करनी है, नौलखे ने कहा। जीजे ने कमीज की जेब से मैला सा रुमाल निकालकर मलक हफीज के मुंह में ठोंस दिया और झुककर उसे उठाने लगा। जीजा दुबला पतला सा आदमी था और मलक हफीज हट्टा कट्टा, लेकिन जीजे ने बड़े आराम से उठाकर कंधे पर उसे लाद लिया और कमरे से निकल गया। उसे वापस आने में 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। अब बताओ उस्ताद, क्या बात है? वो नौलखे की तरफ देखते हुए बोला। पर तुम लोग खड़े क्यों हो, बैठते क्यों नहीं? इसे अपना ही घर समझो। तुम्हारी बीवी और बेटा कहाँ हैं? क्या उन्हें पता नहीं चला कि घर में मेहमान आए हुए हैं? नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी भरजाई 2-3 महीने पहले फोत हो गई है उस्ताद नौलखे, जीजे ने कहा। गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, 3 दिन में ही खत्म होगी बेचारी। उसका लहजा रो देने वाला था। बड़ा अफसोस हुआ यार, नौलखे ने अफसुर्दा से लहजे में कहा और उठकर जीजे को गले लगा लिया और उसका कंधा थपथपाने लगा। हमदर्दी पाकर जीजे की आंखों से आंसू निकल आए और वो सिसकियां भरने लगा। सब्र कर, सबको एक ना एक दिन रब के पास जाना ही होता है। ये जिंदगी तो सोनी जात की अमानत है, बस कर, अब सब्र कर। नौलखा उसे दिलासा देते हुए उसका कंधा थपथपाता रहा। जीजे ने आंसू पूछ लिए। नौलखे ने उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया और खुद भी सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। शारिक भी उसे ताजियत करने लगा। जीजे की बीवी का इंतकाल सिर्फ 2 महीने पहले हुआ था। जख्म ताजा था। हमदर्दी के 2 बोल पाकर उसके जज्बात बेकाबू हो गए थे। वो काफी देर तक सिसकियां भरता रहा और जब उसकी कैफियत संभली तो नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? क्या नाम है उसका? हाँ याद आ गया, अनवर। नौलखे उस्ताद, जीजे ने गहरा सांस लेते हुए कहा। किस्मत जब मुंह मोड़ती है ना तो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। अनवर अपनी माँ की मौत से 1 हफ्ता पहले क्वेटा गया था। वहाँ किसी आदमी से उसका झगड़ा हो गया। वो आदमी उसके हाथों मारा गया। अनवर को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे उसकी गिरफ्तारी की तरह उस दिन मिली थी जिस दिन उसकी माँ ने दम तोड़ा था। मैं सुरैया को कब्र में उतारने के दूसरे दिन ही क्वेटा चला गया था। वहाँ बड़ी मुश्किल से अनवर को तलाश किया था और बड़ी मुश्किल से उससे मुलाकात हुई। उसने बताया कि वो एक होटल में बैठा चाय पी रहा था कि 2 आदमी उसकी मेज पर आकर बैठ गए।
वो दोनों शक्लों ही से बदमाश लगते थे। वो अनवर को परेशान करने लगे। अनवर को तुम जानते हो, उसे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो भी उनके सामने तन गया। बात बढ़ गई। एक बदमाश ने चाकू निकाल लिया। अनवर ने चाकू छीनकर उसे सीने पर वार कर दिया। वो बदमाश तो वहीं तड़प कर मर गया। अनवर ने भागने की कोशिश नहीं की। उसका ख्याल था कि वहां बैठे हुए लोग उसके हक में गवाही देंगे कि पहल उस बदमाश ही ने की थी। लेकिन जब पुलिस आई तो होटल में मौजूद कई लोगों ने अनवर ही को कसूरवार ठहरा दिया। पुलिस ने उसे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। वो उस थानेदार से भी मिला था जिसने अनवर को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसका कहना है कि अनवर नहीं बच सकेगा। उसके खिलाफ न सिर्फ ऐनी शायद मौजूद है, बल्कि आला कत्ल पर उसकी उंगलियों के निशान भी सब्त हैं। पुलिस ने चालान अदालत में पेश कर दिया। अगले महीने की 3 तारीख को पेश किया। तुम पर तो वाकई मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं यार, 9 लाख ने कहा। किसी वकील शकील से बात की तुमने? एक वकील से बात की थी, जीजे ने कहा। वो केस लेने को तैयार तो है, लेकिन वो भी यही कहता है कि अनवर के बचने का इम्कान नहीं। इसके अलावा उसने मुकदमा लड़ने के लिए भी 2 लाख रुपए तलब किए थे, और मेरे पास 2 लाख तो क्या 2000 रुपए भी नहीं। अच्छा सोचते हैं कि इस मामले में हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, 9 लाख ने कहा। रुपए पैसे की तुम फिक्र मत करो, जितना रुपया खर्च होगा हम देंगे। खुदा तुम्हारा भला करे उस्ताद 9 लाख, जीजा आंसू पूछते हुए बोला। तुम जानते हो मेरा एक ही बेटा है, वही मेरा सहारा है। अगर वो भी फांसी चढ़ गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। और तू फिक्र ही ना कर यार, 9 लाख ने उसे तसल्ली दी। हम तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। रब करे मेरा पुत्र बरी हो जाए, जीजे ने कहा। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ 9 लाख उस्ताद, तुम लोगों से रोटी छोटी का तो पूछा ही नहीं। भूख लग रही होगी तुम लोगों को, रहने दो यार, 9 लाख बोला। तुम्हारी बातें सुनकर तो हमारी भूख ही उड़ गई है, रहने दो। नहीं उस्ताद, रोटी के बगैर भी भला कोई जिंदा रह सकता है? जीनों का तंदूर अभी खुला होगा, मैं रोटियां लेकर आता हूँ, जीजा कहते हुए उठ गया। अच्छा तो फिर ऐसा कर कि जीनों के तंदूर से रोटियां लाने की बजाय नान, तिक्के और कबाब वगैरह भी ले आओ। उस्ताद काले के यहाँ से लेकर आना, एक मरतबा उसके तिक्के कबाब खाए थे, आज तक मजा नहीं भूला। ये ले पैसे, ले जा। 9 लाख ने जेब से 100 रुपए के 2 नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। तुम शर्मिंदा करते हो उस्ताद, पैसे हैं मेरे पास, जीजा बोला। ये भी रख ले और जल्दी वापस आना। 9 लाख ने पैसे उसके हाथ में थमा दिए। जीजा पैसे लेकर चला गया। इसी दौरान शारिक और शाहपरी वगैरह खामोशी से उनकी बातें सुनते रहे। ये जीजा तो वाकई बड़ा दुखी इंसान है 9 लाख के भाई, ये है क्या चीज? समीना ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। इसका भी एक वक्त था, 9 लाख ने गहरा सांस लेते हुए कहा। किसी जमाने में पूरे जंग में इसके नाम का बोलबाला था, अब तो बेचारा खत्म हो गया। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर जीजा के बारे में बताने लगा। अब्दुल अजीज जीजे का असली नाम था। 20 साल पहले इसके बाप की मंडी में आड़त की दुकान थी। उस वक्त अब्दुल अजीज की उम्र 22-23 साल रही होगी। वो भी अपने बाप के कारोबार में उसका हाथ बटाता था। 8 जमात पड़ा हुआ था, दुकान का हिसाब किताब भी समझ लेता था। उन्हीं दिनों दुकान की मलकियत पर उसके बाप का किसी से झगड़ा चल रहा था। एक रोज अब्दुल अजीज किसी काम से लाहौर गया हुआ था। शाम को जब वापस आया तो ये सनसनीखेज खबर उसकी मुंतजिर थी कि उसके बाप के दुश्मन ने अपने गुंडों के जरिए उसके बाप पर कातलाना हमला करवा दिया था। उसका बाप शदीद जख्मी हुआ था, जिसे लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। गुंडे ने दुकान को भी आग लगा दी थी, जिससे दुकान में रखा हुआ तमाम सामान जलकर राख हो गया था। दुकान भी खंडर बन गई थी, साथ की 2 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा था। लोगों के बयान के मुताबिक हमलावरों ने चेहरों पर डांठे बांध रखे थे। किसी को शनाख्त नहीं किया जा सका, लेकिन मंडी के बाद लोगों को यकीन था कि यह हमला अब्दुल अजीज के बाप के दुश्मन गुलाम रसूल ही ने करवाया था। गुलाम रसूल 10 नंबरी बदमाश था और उसकी हाजिरी थाने में होती थी। पुलिस वालों से उसके ताल्लुकात ठीक ठाक थे। अब्दुल अजीज ने अगरचे रिपोर्ट में गुलाम रसूल का नाम लिखवाया था, लेकिन पुलिस ने गुलाम रसूल के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की थी। उसके बरक्स गुलाम रसूल ने अब्दुल अजीज को धमकाना शुरू कर दिया था कि वो रिपोर्ट उसके नाम से वापस ले ले। इसी दौरान हॉस्पिटल में अब्दुल अजीज के वालिद का इंतकाल हो गया। अब्दुल अजीज बार बार पुलिस से राब्ता कर रहा था, लेकिन पुलिस गुलाम रसूल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार न थी। उनका मौकफ ये था कि जब तक ठोस सबूत ना हो वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। गुलाम रसूल ने अब्दुल अजीज को धमकाने का सिलसिला जारी रखा। अब्दुल अजीज एक शरीफ आदमी था, वो तसादुम से बचने की कोशिश करता रहा। इसने शहर के बाद मुअज़्ज़ज़ और मोतबर लोगों तक रसाई हासिल करके अपनी बात भी उन तक पहुंचाई, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। बिलाकर तंग आके अब्दुल अजीज ने भी शराफत का दामन छोड़ ही दिया और इसने भी वो रास्ता इख्तियार कर लिया जिससे वो बचना चाहता था। इसने पहले गुलाम रसूल के पास गुंडों की पिटाई की, फिर गुलाम रसूल तक भी पहुंच गया। ये तो तयशुदा बात है कि जब कोई शरीफ आदमी हालात से तंग आकर बगावत पर उतरता है तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अब्दुल अजीज भी बेकाबू हो गया। गुलाम रसूल जैसे गुंडों के अलावा पुलिस से भी इसकी आंख मचोली शुरू होगी। अब्दुल अजीज को भी कुछ हमायती मिल गए जो अपने अपने इलाकों के छटे हुए बदमाश थे। अब्दुल अजीज को अब ताकत मिल गई थी
वो खुलकर सामने आ गया। गुलाम रसूल और उसके लोगों से आए दिन तसादुम होता रहता था, जिसमें आमतौर पर पिटाई गुलाम रसूल के आदमियों ही की होती थी। गुलाम रसूल के 2-3 आदमियों से छोड़कर अब्दुल अजीज के साथ मिल चुके थे। गुलाम रसूल चरस और इरवन वगैरह का अड्डा भी चलाता था। अब्दुल अजीज के आदमियों ने भी मशवरा दिया कि गुलाम रसूल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए वो भी मुनशियात फरोशी का धंधा शुरू कर दे। अब्दुल अजीज पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन पैसे की जरूरत से तो वो इनकार नहीं कर सकता था। वो अच्छी तरह जानता था कि इरवन के कारोबार में बहुत पैसा है। शराफत का दामन उसने छोड़ दिया था। अब उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि इरवन के असरात कितने तबाहकुन होते हैं, और उसने भी ये धंधा शुरू कर दिया। इरवन खरीदने के लिए वो फैसलाबाद आया जाया करता था। पहले वो किसी और से इरवन खरीदता था। फैसलाबाद में उसकी मुलाकात मुझसे हुई, फिर मुझसे ऐसी दोस्ती उसकी हुई कि एक दूसरे के लिए जीने मरने के साथी बन गए। उन्हीं दिनों अब्दुल अजीज का सामना सुरैया से हो गया। सुरैया बेवा औरत थी और उम्र में अब्दुल अजीज से 3 साल बड़ी थी। वो तंदूर चलाती थी। ये तंदूर ही उसका वसीला रोजगार था। इलाके के गरीब लोग खाना खाने के लिए उसी के तंदूर पर आते थे। उसने तंदूर के साथ सरकंडों का एक साइबान सा बना रखा था, जिसके नीचे बैठने के लिए चटाइयां बिछी हुई थी। सुरैया खूबसूरत औरत थी, जवानी ही में बेवा हो गई। कुछ शोबाज किस्म के लोग उसे सताया भी करते थे। 1-2 ने तो उसे पिटाने की कोशिश भी की थी, मगर उसके हाथों खुद पीट गए। एक रोज अब्दुल अजीज अपने 2 आदमियों के साथ उस तरफ आ निकला। उस वक्त तंदूर के साथ साइबान के नीचे 5-6 मजदूर किस्म के आदमी रोटी खा रहे थे और 2 गुंडे किस्म के नौजवान सुरैया को परेशान कर रहे थे। अब्दुल अजीज करीब से गुजरते हुए वहां रुक गया। उसने पहले तो शराफत से उन नौजवानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उबाश नौजवान उस पर पलट पड़े। उन्हें नहीं मालूम था कि ये जीजा है। अब्दुल अजीज और उसके आदमियों ने उन दोनों उबाश नौजवानों की धुनाई कर दी। जीजा ने पहली मर्तबा सुरैया को देखा था और पहली नजर में दिल हार बैठा। वो उसके बाद भी सुरैया के तंदूर पर आता रहा। उनकी बातचीत में किसी कदर बेतकल्फी का रंग आ गया था और फिर एक रोज उसने सुरैया को शादी की पेशकश कर दी। सुरैया का आगे पीछे कोई नहीं था। 1 साल पहले शोहर के इंतकाल के बाद तो वो बिल्कुल ही अकेली रह गई थी। उस 1 साल में उसे अंदाजा हो गया था कि अकेली औरत के लिए जिंदगी गुजारना कितना कठिन है, और औरत उसकी तरह जवान और हसीन हो तो जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। उसके सामने अभी पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी थी। यूं तो हर शख्स ने उसे सहारा देने की पेशकश की थी, लेकिन सुरैया ने उनकी नजरों में मचलती हुई हवस को महसूस कर लिया था। वैसे लोगों से बचती रही थी। जीजा एक मुख्तलिफ अंदाज में उसके सामने आया था। उसने जीजे के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वो नामी गरामी गुंडा था, लेकिन उसमें शराफत थी। वो तकरीबन 3 महीनों से उसके तंदूर पर आता रहा था, लेकिन इसी दौरान उसने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसे गैर इखलाकी कहा जा सकता हो। बहुत सोचने के बाद सुरैया ने अब्दुल अजीज की पेशकश कबूल कर ली। शादी के बाद अब्दुल अजीज सुरैया को अपने घर ले आया। तंदूर और उससे मुल्क जगह बेच दी गई। अब्दुल अजीज उस शादी पर बहुत खुश था। सुरैया एक वफादार और मोहब्बत करने वाली बीवी साबित हुई। शुरू में वो कोशिश करती रही कि जीजा मुनशियात का धंधा और गुंडागर्दी छोड़ दे। अब्दुल अजीज भी ये सब कुछ छोड़ना चाहता था, लेकिन वो इस जाल में इस तरह फंस चुका था कि कोशिश के बावजूद भी निकल नहीं सकता था। सुरैया से शादी के 1 साल बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसने सारे धंधे छोड़ दिए। वो चांदी रोज सुकून से गुजार सका था, लेकिन पुलिस ने उसे आराम से बैठने नहीं दिया और आखिरकार उसे दोबारा इस दलदल में उतरना ही पड़ा। गुलाम रसूल जीजे का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन वो शहर के सिर्फ एक इलाके तक महदूद होकर रह गया। वहां भी उसके आदमी इलाके के लोगों से पिटते ही रहते। गुलाम रसूल का दबदबा खत्म हो चुका था। उसकी दहशत खत्म हो गई। पहले लोग उसके नाम से ही कांपते थे, अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने लगे थे। और फिर एक रोज जीजा और गुलाम रसूल में जोरदार मारका हुआ। उस रोज गुलाम रसूल को ना सिर्फ उस इलाके से बल्कि शहर ही से भागना पड़ा। वो रात ही रात में शहर छोड़कर चला गया। अब पूरे शहर में जीजे का राज था। शहर में अगरचे और भी छोटे मोटे गुंडे मौजूद थे, लेकिन वो सब जीजे के दबील थे। जीजा उनसे इलाके का भत्ता लेता और वो लोग इसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते थे। जीजा अपने बेटे अनवर को पढ़ाना चाहता था। उसने अनवर को मैट्रिक तो करा दिया, लेकिन वो इससे आगे पढ़ने को तैयार नहीं था। जीजे ने उसे अपने काम धंधे से दूर ही रखा था। उसे शहर के बारोने के इलाके में एक छोटा सा जनरल स्टोर खोल दिया था। जीजा अपने बेटे की तरफ से मुतमईन था, लेकिन उसका ये इत्मीनान उसे ले डूबा। बहुत अरसे बाद उस पर यह इंकिशाफ हुआ कि वो जो जहर दूसरों में बांट रहा था, उसका अपना बेटा भी इसका शिकार हो चुका है। जीजा पछता रहा था कि उसने अपने बेटे पर निगाह क्यों नहीं रखी। वो उसे दुकान पर बिठाकर मुतमईन क्यों हो गया था। जीजा के लिए ये इंकिशाफ बिजली बनकर गिरा कि उसका बेटा अनवर हीरोइन का आदी हो चुका है और उसकी दुकान भी वीरान हो चुकी है। उसे अपनी दुनिया देर होती हुई नजर आने लगी। उसे पहली मर्तबा पता चला कि जिन लोगों के बच्चे हीरोइन जैसे मूजी लानत में फंस जाते हैं, उनका क्या हाल होता है। अब तक वो दूसरों की रगों में ये जहर घोलता रहा था और उसे कभी परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन जब अपना जवान बेटा इस लानत का शिकार हुआ तो उसे एहसास हुआ कि दौलत के लालच में वो क्या कुछ करता रहा है। जीजा ने मुनशियात का धंधा छोड़ दिया और अपने बेटे को इलाज के लिए लाहौर ले गया।
6 महीने की लाश से उसका बेटा तंदुरुस्त हो गया। वो उसे दोबारा जंग ले आया। उसने अपने मुनशियात फरोशी के तमाम अड्डे बंद कर दिए, दुकान को अलसरे 9 सेट किया और खुद भी बेटे के साथ दुकान पर बैठने लगा। अब्दुल अजीज की इस काया पलट पर लोगों को बड़ी हैरत थी। उसने ऐसे तमाम लोगों से ताल्लुक खत्म कर दिया था जिनका इस धंधे से कोई ताल्लुक हो सकता था। उस काले धंधे की वजह से जीजे के पुलिस वालों से भी गहरे ताल्लुकात थे। उसने पुलिस वालों से भी अगरचे कते ताल्लुक कर लिया था, लेकिन पुलिस उससे कते ताल्लुक करने को तैयार नहीं थी। सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी पुलिस के हाथ से निकल रही थी और वो अपना नुकसान कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। कानून के उन मुआवजों की तरफ से जीजे पर दबाव बढ़ने लगा कि वो दोबारा धंधा शुरू कर दे, लेकिन जीजा उसके लिए तैयार नहीं था, जिसका खुमियाजा उसे भुगतना पड़ा। उसे मुख्तलिफ इल्जामात में बार बार पकड़ लिया जाता, थाने में उस पर सख्ती की जाती, मार पीट होती, मगर वो किसी तरह भी दोबारा ये धंधा इख्तियार करने को तैयार नहीं था। पुलिस ने दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। उसके बेटे को भी बार बार पकड़कर थाने में बंद किया जाने लगा। दुकान उजड़ गई, मगर जीजे ने पुलिस की बात नहीं मानी और इसी दौरान मुझसे भी उसकी मुलाकात हुई। मैंने भी उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना। मेरे लिए उसके दिल में बहुत एहतराम था, वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था, मगर उसने मेरी ये बात भी नहीं मानी थी। इसी दौरान मैं शारिक से वाबस्ता होकर लाहौर चला गया और आज तवील अरसे बाद जीजे से मेरी मुलाकात हुई। जीजा बहुत बदला हुआ था, वो बरसों का मरीज लग रहा था। उसने अपनी जो कहानी सुनाई थी वो वाकई ही अफसोसनाक थी। इसका मतलब है कि वो इरादे का पक्का है और काबिल एतमाद है। शारिक ने 9 लखे से पूरी दास्तान सुनने के बाद कहा, हाँ, हर लिहाज से काबिल एतमाद 9 लखे ने कहा। वो भी बातें कर रहे थे कि जीजा खाना लेकर आ गया। उसने दरी परी दस्तरख्वान बिछा दिया और वो लोग जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, शारिक को जैसे कुछ याद आ गया। उसने हाथ रोक लिया। क्या हुआ? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। खुदा का एक बंदा दूसरे कमरे में भी है, उसे भी खाना खिलाना है। शारिक बोला, उसे मैं खिला देता हूँ जी। जीजे ने कहा, मैं सबके लिए लेकर आया हूँ, रोटियां कम नहीं पड़ेंगी। उसने प्लेट में कुछ टिक्का कबाब रखे और दूसरी प्लेट में 2 रोटियां रखकर दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद शारिक भी अपनी प्लेट लेकर उसी कमरे में आ गया। जीजा मलिक हफीज के सामने बैठा हुआ था। मलिक हफीज के मुंह से कपड़ा निकाल दिया गया, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा था। ये रोटी नहीं खा रहा शारिक बाबू, जीजे ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा। मलिक साहब, शारिक उसके सामने बैठते हुए बोला, अपने पेट से दुश्मनी करोगे तो नुकसान में रहोगे। पता नहीं तुम्हें कब तक यहाँ रहना पड़े। बेहतर है कि खाना खा लो। भूखे रहोगे तो सोचने समझने की सलाहियतें भी खत्म हो जाएंगी। तुम लोग चाहते क्या हो? मलिक हफीज ने उसे घूरा। हम 1-2 दिन यहाँ रहना चाहते हैं और सुकून से, शारिक ने जवाब दिया। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ आते ही तुमने हमें देख लिया, और ये हमारी खुशकिस्मती भी है कि तुम हमारे काबू में आ गए। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जब तक हम यहाँ रहेंगे तुम हमारी तहवील में रहोगे। जब हम यहाँ से जाएंगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। इसी दौरान तुम भूखे तो नहीं रह सकते, इसलिए खाना खा लो। बात मलिक हफीज की समझ में आ गई थी। मेरे हाथ पैर खोल दो, मैं अपने हाथ से खाना खाऊंगा, उसके बाद बेशक मुझे दोबारा बांध देना। वो शारिक की तरफ देखते हुए बोला। ठीक है, शारिक ने कहा, इसे खोल दो। उसने जीजे को इशारा किया। जीजे ने मलिक हफीज के हाथ पैर खोल दिए। वो कुछ देर तक अपनी कलाइयां और टखने सहलाता रहा और फिर खामोशी से खाना खाने लगा। शारिक उसे 3-4 फुट के फासले पर सामने बैठा हुआ था। उसे शुबा था कि खाने के दौरान मलिक हफीज कोई हरकत करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो खासा मोहतात नजर आ रहा था। जीजे, पानी लेकर आओ, मेरे लिए भी और मलिक साहब के लिए भी, शारिक ने कहा। जीजा कमरे से चला गया। चंद मिनट बाद उसने एक जग और गिलास लाकर वहां रख दिया। जाओ, तुम भी खाना खा लो, मैं यहाँ बैठा हूँ। शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला। जीजा फिर कमरे से चला गया। शारिक भी मलिक हफीज के सामने बैठा खाना खा रहा था। इसने पानी पीकर गिलास में दोबारा पानी भर दिया। मलिक हफीज ने रोटी का नवाला मुंह में रखने के बाद पानी का गिलास उठा लिया और उसका अंदाज ऐसा था जैसे नवाला निगलने के बाद पानी पीने का इरादा हो, और उसके साथ ही वो कन्नकी उसे शारिक की तरफ देख रहा था। शारिक भी नवाला चबा रहा था। इसने नवाला हल्क से उतारने के बाद रोटी से दूसरा नवाला तोड़ने के लिए जैसे ही नजरें झुकाकर प्लेट की तरफ देखा, मलिक हफीज ने गिलास का पानी उसके मुंह पर उछाल दिया। गिलास का पूरा पानी शारिक के मुंह पर पड़ा। रोटी का नवाला उसके हाथ से छूट गया। उसका हाथ बेइख्तियार अपने चेहरे पर पहुंच गया। उसी लम्हे हफीज मलिक ने कबाब वाली प्लेट उठाकर उसके मुंह पर दे मारी। प्लेट का किनारा शारिक के रुखसार की हड्डी पर लगा। शारिक करा उठा। मलिक हफीज एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। पहले उसने दरवाजे की तरफ देखा, शायद वो दरवाजे के रास्ते फरार होना चाहता था, लेकिन फिर इरादा बदल दिया और खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। खिड़की पिछली गली की तरफ खुलती थी। उसका ऊपर वाला सिर्फ एक शीशा सलामत था, बाकी फ्रेम में शीशों की जगह गत्ते लगे हुए थे। खिड़की की चुटकी भी लगी हुई थी। मलिक हफीज बड़ी उजलत का मुजाहरा करते हुए चुटकी खोलने की कोशिश कर रहा था। शारिक को रुखसार की हड्डी पर अगरचे प्लेट के किनारे से जोरदार चोट लगी थी, लेकिन वो फौरन ही संभल गया। वो एक झटके से खड़ा हुआ। मलिक हफीज इसी दौरान चुटकी गिराकर खिड़की खोल चुका था और चौखट पर चढ़ रहा था। शारिक अपनी जगह पर खड़े खड़े पूरी कुव्वत से उछला और हवा में उड़ता हुआ खिड़की के करीब पहुंच गया।
मलक हफीज दोनों हथेलियां खिड़की की चौखट पर जमाए अपने आप को ऊपर उठा चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो अपना पैर चौखट पर रखता, शारिक ने उसे गिरफ्त में ले लिया और दोनों टांगों से पकड़कर पीछे की तरफ जोरदार झटका दिया। झटका लगने से चौखट पर से मलक हफीज के हाथ छूट गए। वो मुंह के बल कमरे के अंदर की तरफ गिरा। उसकी दोनों टांगे शारिक की गिरफ्त में थी। अगर वो दोनों हाथ जमीन पर ना टिका लेता तो उसका चेहरा फर्श पर लगता। शारिक ने उसे घसीट कर पीछे की तरफ खींच दिया। मलक हफीज ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। शारिक ने उसकी टांगे छोड़ दी और उसकी पुश्त पर सवार होकर एक हाथ से उसका मुंह दबा दिया। शोर की आवाज सुनकर नौलखा और जीजा वगैरह दौड़ते हुए उसी कमरे में पहुंच गए और यहाँ की सूरत देखकर वो लोग चौंके बगैर ना रह सके। खिड़की बंद कर दो जीजे, शारिक चीखा। जीजे ने जल्दी से आगे बढ़कर खिड़की बंद कर दी। शारिक ने अभी तक मलक हफीज का मुंह दबा रखा था। नौलखे ने आगे बढ़कर उस पर घूंसों की बारिश कर दी। नहीं नौलखे, इसे मारो नहीं, शारिक ने कहा। फिर मलक हफीज को मुखातिब करते हुए बोला, मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ। अब अगर तुमने मुंह से कोई आवाज निकाली तो मैं नौलखे को नहीं रोक सकूंगा। उसने मलक हफीज के मुंह से हाथ हटा लिया और कमीज के कॉलर से पकड़कर उसे एक झटके से उठा दिया। मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दूंगा, वो मलक हफीज की तरफ देखते हुए बोला। फरार की कोशिश करना तुम्हारा हक था। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता, लेकिन अब तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, समझे? तुम लोग बचकर नहीं जा सकोगे, हफीज मलक ने घुर्राते हुए कहा। यह जुमला मैं कई बार सुन चुका हूँ, शारिक ने कहा। मैं तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब तुम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो। नौलखे, उसने नौलखे की तरफ देखा। इसे बांध कर डाल दो, खाना देने की भी जरूरत नहीं। जीजे और नौलखे ने फौरन ही मलक हफीज को दबोच लिया और उसके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मेरा ख्याल है ये कमरा इसके लिए ठीक नहीं। क्या कोई और कमरा ऐसा है जहां इसे रखा जाए और हम रात को सुकून की नींद सो सकें? शारिक ने जीजे की तरफ देखते हुए पूछा। मैं इसे दूसरे कमरे में फेंक देता हूँ शारिक बाबू, वहाँ कोई खिड़की भी नहीं है, जीजे ने जवाब दिया। ठीक है, इसे उठाकर उसी कमरे में डाल आओ, शारिक बोला। जीजा और नौलखे ने हफीज मलक को उठा लिया। शारिक भी उनके साथ कमरे से निकल आया। समीना और शाहपरी भी बरामदे में खड़ी थी। शारिक उन्हें लेकर दोबारा उसी कमरे में आ गया जहां वो लोग खाना खा रहे थे। थोड़ी देर बाद जीजा और नौलखा भी अंदर आ गए और दोबारा खाना खाने लगे। इस बंदे का कोई बंदोबस्त करना होगा शारिक बाबू, वरना ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। खाने के बाद जीजा ने कहा। यह कैसे खतरनाक साबित हो सकता है? शारिक ने पूछा। ये पुलिस का बंदा है शारिक बाबू, जीजे ने जवाब दिया। कुछ अर्सा पहले ही ट्रांसफर होकर यहाँ आया है। ये दुरुस्त है कि ये इस वक्त ड्यूटी पर नहीं, लेकिन जब ये घर नहीं पहुंचेगा तो इसकी तलाश शुरू हो जाएगी। रात 12-1 बजे तक हो सकते इसके घर वाले अपने तौर पर इसे तलाश करते रहें, लेकिन उसके बाद पुलिस की तरफ से इसकी तलाश शुरू हो जाएगी। और तुम जानते हो कि पुलिस शहर के तमाम मशकूक लोगों से पूछगछ करेगी। तो क्या तुम भी मशकूक लोगों की फहरिस्त में हो? शारिक ने पूछा। मैं अगर ये सारे धंधे छोड़ चुका हूँ, लेकिन पुलिस की लिस्ट में अब भी मेरा नाम मौजूद हो सकता है। वो इसके बारे में मालूमात हासिल करते हुए मेरे दरवाजे पर भी पहुंच जाएंगे। इसी सूरत में मैं समझ रहा हूँ। शारिक ने उसकी बात काट दी। इसका मतलब है कि हमें आधी रात से पहले इसे लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे ख्याल में और कौन सी जगह महफूज है? एक जगह है मेरी नजरों में, जीजे ने जवाब दिया। अकरम सियाल मेरा बहुत गहरा दोस्त है, हमें उसके डेरे पर जगह मिल सकती है। अकरम सियाल कौन है वो? शारिक ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। जमींदार है, जीजे ने जवाब दिया। उसका बाप मेरे बाप का दोस्त था। उनकी जमीनों पर पैदा होने वाला सारा अनाज हमारे जरिए मंडी में आता था। बाप की मौत के बाद अकरम सियाल ने जमींदारी संभाल ली थी। मेरे साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मेरे वालिद के कत्ल के बाद जब गुलाम रसूल से मेरी दुश्मनी चली थी तो अकरम सियाल ने मेरी बड़ी मदद की थी। मुझे उम्मीद है कि वो इस मामले में भी मेरी मदद करेगा। हमें उसके डेरे पर जगह मिल जाएगी। उसका डेरा कहाँ है? शारिक ने पूछा। शहर से तकरीबन 2 मील दूर, जीजे ने कहा। उसकी अपनी रिहाइश तो गांव में है, डेरा गांव से आधा मील के फासले पर है। वहाँ उसका सिर्फ एक ही आदमी रहता है। तो क्या तुम्हारे ख्याल में हमें अभी रवाना हो जाना चाहिए? शारिक ने पूछा। हाँ, अक्लमंदी का तकाजा तो यही है, जीजे ने कहा। तो ठीक है, तैयारी करो, शारिक बोला। और फिर आधे घंटे बाद वो लोग उस मकान से निकल रहे थे। जीजे का मकान हैदरी मोहल्ले में था। गलियों से होते हुए वो एक कुशादा सड़क पर निकल आए और सड़क पार करके एक और गली में घुस गए। मलक हफीज को एक चादर उड़ा दी गई थी और शारिक उसके साथ साथ चल रहा था।